नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और उसमें जो टॉपिक है अपना बच्चों वो है कार्बनिक यौगिकों का शोधन और उनका अभिलक्षण। इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। टॉपिक वाइज प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है, इसलिए बच्चों देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों की, ताकि एग्ज़ाम में आपको सारे प्रश्न ऐसे ही ऐसे मिलें। तो देखते हैं, पहला जो प्रश्न है बच्चों, शक्कर, गोंद, रेजिन, पेट्रोलियम उत्पाद उदाहरण हैं अकार्बनिक यौगिकों के, संश्लेषित यौगिकों के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है बच्चों, ये सेकंड आंसर है, कार्बनिक यौगिकों के। यानी ये शक्कर, गोंद, रेजिन और पेट्रोलियम सारे के सारे कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जैव शक्ति सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? वोलर ने, बर्जीलियस ने, कोल्बे ने या लेवोशिए ने? इसका आंसर बच्चों आपका सेकंड आंसर है बर्जीलियस ने। यानी जैव शक्ति का सिद्धांत जो दिया था बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण? तो बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये अभिक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इसमें एक बीच की अवस्था जो होती है द्रव अवस्था वो नहीं पाई जाती, सीधा ठोस से गैस और गैस से ठोस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। अगला प्रश्न बच्चों, जब दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के क्वथनांकों में अधिक अंतर नहीं होता तो उन्हें अलग किया जाता है। एक तो वाष्पशील द्रव हो और उनके क्वथनांक में अधिक अंतर नहीं हो तो उन्हें कैसे अलग किया जाएगा? साधारण आसवन से, प्रभाजी आसवन से, भापी आसवन से या कम दाब पर आसवन से? तो इसका जो आंसर है बच्चों, सेकंड आंसर है प्रभाजी आसवन से। उसको हम प्रभाजी आसवन से पृथक करते हैं। अगला जो प्रश्न है, यूकेलिप्टस का तेल शोधन करने में प्रयुक्त विधि है? साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भापी आसवन या कम दाब पर आसवन? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों ये। इसका आंसर है भापी आसवन, थर्ड आंसर है, क्योंकि यूकेलिप्टस का जो तेल होता है वो वाष्पशील द्रव होता है, ठीक है, भाप में जल्दी से चेंज हो जाता है, इसलिए भापी आसवन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंसे विलियन, जिसको अपन लैसाने विलियन भी कहते हैं, होता है पोटेशियम युक्त लवणों का जलीय विलयन, नाइट्रोजन युक्त लवणों का जलीय विलयन, सोडियम युक्त लवणों का जलीय विलयन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बच्चों थर्ड है, सोडियम युक्त लवणों का जलीय विलयन होता है लैसाने विलयन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये बच्चों। अगला प्रश्न है, 1 ml लैसाने विलयन प्लस उसमें अपन डाल देते हैं 3-4 बूंदें एसिटिक अम्ल की और उसमें 3-4 बूंदें लेड एसीटेट की मिलाने पर जो प्राप्त होगा परीक्षण वो क्या होगा? सल्फर निश्चित है, नाइट्रोजन निश्चित है, ब्रोमीन निश्चित है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है उसमें सल्फर निश्चित है, गंधक उसमें निश्चित है। गंधक के टेस्ट के लिए ये मिलाए जाते हैं अभिकर्मक। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक, प्रश्न अपने सामने, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का आकलन जेल्डोल विधि द्वारा नहीं होता? नहीं पूछा है बच्चों। पिरिडीन, नाइट्रो समूह वाले यौगिक, एजो समूह वाले यौगिक या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है बच्चों फोर्थ, उपरोक्त सभी। यानी इनका आकलन हम इसमें नाइट्रोजन का आकलन जेल्डोल विधि द्वारा नहीं कर सकते। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन का निर्धारण की विधि है? ड्यूमा विधि, जेल्डोल विधि, 1 व 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तीसरा आंसर है बच्चों इसमें ड्यूमा विधि और जेल्डोल विधि। कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन के निर्धारित करने की दोनों विधियां हैं, थर्ड आंसर है इसका। अगला प्रश्न, यूरिया का रासायनिक सूत्र है? NH2CONH2, NaOH, NaCl या Na2CO3? इजी प्रश्न। NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। इसको एमिनो मैथेनामाइड भी कहते हैं, इसका IUPAC नेम है अमीनो मैथेनामाइड। अगला प्रश्न बच्चों, स्तंभ वर्ण लेखिकी में अधिक अवशोषित होने वाला घटक स्थित होगा? यानी जिसका अवशोषण अधिक होगा, शीघ्रता से होगा, वो कहाँ स्थित होगा?
निचले सिरे के नज़दीक, ऊपरी सिरे के नज़दीक, मध्य में या तिहाई भाग में? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऊपरी सिरे के नज़दीक। क्योंकि क्या होता है, जब कॉलम अपन बनाते हैं बच्चों इस तरह से, इस कॉलम में जब अपन ऊपर से पदार्थ को डालते हैं तो जो सबसे पहले अधिशोषित होता है वो ऊपर ही रुक जाता है, यहाँ रुक जाएगा। इसका मतलब क्या, वो ऊपरी सिरे के नज़दीक इकट्ठा हो जाएगा, जिसका अवशोषण पहले होता है। जो बाद में होते हैं वो नीचे की तरफ जाते जाते हैं और उसके बाद में नीचे अधिशोषित होते हैं। इस प्रकार अधिशोषण होता है वर्णलेखिकी में, स्तंभ में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का निर्धारण करना है। लेंसे विधि, जेल्डॉल विधि, ड्यूमा विधि या लिबिंग विधि? इसका जो आंसर है बच्चों, फोर्थ आंसर है लिबिंग विधि द्वारा हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का ही निर्धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में हैलोजनों का निर्धारण करने की विधि है। हैलोजन की बात हो रही है अब कार्बनिक यौगिकों में। ड्यूमा विधि, लिबिंग विधि, जेल्डॉल विधि या कैरियस विधि? तो इसका जो आंसर है बच्चों, फोर्थ आंसर है कैरियस विधि द्वारा हैलोजन का निर्धारण किया जाता है। ये विधियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इनको आप याद कर लें। इन तत्वों को याद करने की, यानी इनको निकालने की जो विधियाँ हैं उसको। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है यूरिया, मैथेन, एसिटिक अम्ल या एथिलीन? यानी प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है बच्चों, ध्यान रखना, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। अगला प्रश्न, यूरिया और कपूर को पृथक करने की उपयुक्त विधि है? क्रिस्टलन, भापी आसवन, ऊर्ध्वपातन और आसवन? तो इसका आंसर बच्चों थर्ड, ऊर्ध्वपातन। क्योंकि यूरिया और कपूर में कपूर जो होता है वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का गुण इसमें पाया जाता है, तो इसको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं यूरिया से, क्योंकि ये सीधे ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अगला प्रश्न, कार्बनिक पदार्थ साधारणतः विलय होते हैं कार्बनिक विलयन में, जल में, ध्रुवीय विलयनों में या किसी में भी नहीं? तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है, कार्बनिक विलयन में ही कार्बनिक पदार्थ विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकी हैं, ये विलयन का मतलब विलायक होता है, उसमें ये विलय हो जाते हैं। अगला प्रश्न, लेंसे परीक्षण द्वारा पहचान की जाती है, यानी लैसाने परीक्षण में पहचान की जाती है किसकी? नाइट्रोजन की, सल्फर की, क्लोरीन की या उपरोक्त सभी की? तो इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर है उपरोक्त सभी। यानी लैसाने विलयन द्वारा नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का टेस्ट किया जाता है। तो हैलोजन में क्लोरीन है इसमें, यहाँ उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न बच्चों, लैसाने विलयन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन मिलाने पर विलयन का रंग बैंगनी होना प्रदर्शित करता है? सल्फर की उपस्थिति, नाइट्रोजन की उपस्थिति, क्लोरीन की उपस्थिति या आयोडीन की उपस्थिति? तो इसका आंसर है बच्चों फर्स्ट, सल्फर की उपस्थिति। रंग अगर बैंगनी हो जाता है इसका मतलब उसमें सल्फर उपस्थित है। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक में जेल्डॉल विधि द्वारा निर्धारण किया जाता है नाइट्रोजन का, हैलोजन का, सल्फर का या फास्फोरस का? तो इसमें आंसर बच्चों फर्स्ट है नाइट्रोजन का। बहुत ही अच्छी विधि है ये। अगला प्रश्न, लिबिंग विधि द्वारा कार्बनिक यौगिकों में ज्ञात किया जाता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर थर्ड है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों को कॉपर ऑक्साइड के साथ CO2 के वातावरण में ड्यूमा विधि में गर्म करने पर गैस मुक्त होती है? NO2 गैस, N2 गैस, NH3 या NO? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न, एक कार्बनिक यौगिक जो कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है वो कौन सा यौगिक है? क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन या बेंजोइक अम्ल? तो इसका आंसर है बच्चों क्लोरोबेंजीन, नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है कॉपर की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, नैफ्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल के मिश्रण को पृथक करने की श्रेष्ठ विधि है? नैफ्थलीन की बात हो रही है और बेंजोइक अम्ल की बात हो रही है बच्चों। आपने देखा होगा कि इनमें से अगर कोई भी ऐसा एक यौगिक है जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है तो उस विधि में फिर अपन काम में लेते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है वर्णलेखन, तीसरा
क्रिस्टलन और चौथा है आसवन। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों यहाँ पर क्रिस्टलन होगा, क्योंकि बेंजोइक अम्ल जो होते हैं वो आसानी से क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। क्रिस्टलन विधि द्वारा हम इनको पृथक कर सकते हैं। थर्ड आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, टालुइन के भाप आसवन में वाष्प में उपस्थित टालुइन बैरोमीटर के दाब के बराबर होती है, बैरोमीटर के दाब से कम होती है, सरल आसवन में टालुइन के वाष्प दाब के बराबर होती है, या सरल आयतन में टालुइन के वाष्प दाब से अधिक होती है। इसका आंसर बताइए बच्चों। इसका आंसर जो होगा सेकंड आंसर है, बैरोमीटर के दाब से कम होती है। भाप आसवन की बात हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण और शोधन की आधुनिकतम तकनीक कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन या क्रोमेटोग्राफी? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। क्रोमेटोग्राफी, जिसको अपन वर्णलेखिकी भी कहते हैं, वर्णलेखिकी, ये इस समय की आधुनिकतम तकनीक है यौगिकों के पृथक्करण और शोधन की। अगला प्रश्न बच्चों, किसी कार्बनिक यौगिक में लेसाने परीक्षण द्वारा नाइट्रोजन की जांच में पर्शियन ब्लू रंग निम्न में से किसके कारण प्राप्त होता है? यहाँ पर देखो 4 यौगिक बच्चों लिखे हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, संकुल यौगिक हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संकुल बनने पर ही रंग जो है वो नीले रंग का हो जाता है, इस यौगिक के बनते ही। उसको अपन कहते हैं पर्शियन ब्लू, उस यौगिक को ही कहा जाता है। एक इसमें सोडियम का यौगिक है कॉम्प्लेक्स, यानी Na4 FeCN का होल 6। दूसरा है Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, Fe2 FeCN का होल 6, या Fe3 FeCN का होल 6 का होल 4। तो इसमें जो आंसर होगा बच्चों, ये ध्यान रखें, सेकंड आंसर है, आयरन का यौगिक होगा, साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, Fe4 Fe और FeCN का होल 6। ठीक है ना बच्चों? तो ये आंसर है, और ये पर्शियन ब्लू के नाम से ही जाना जाता है यौगिक जो है, और इसी के बनने के कारण ये नीले रंग का दिखाई देता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर से संबंधित, जो आपके जेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आगे जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो, उसमें अपलोड किए जाएंगे बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।